हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला। आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में। आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि CMR 2017 का सेशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको पूरा का पूरा 260 तक मिलेगा। 1 से लेकर 260 रेगुलेशन है इसमें, है ना। तो पूरा का पूरा रेगुलेशन कवर करेंगे सीरीज बाय सीरीज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो आज का जो वीडियो का शुरुआत हम एक शायरी के साथ करना चाहेंगे, जो काफ़ी अच्छा शायरी है मेरे नज़र में। आप ही लोगों के लिए लिखा है। पसंद आए शायरी तो इसके बारे में भी आप कुछ कमेंट कर सकते हैं। खुद पर रख यकीन, वक्त भी झुक जाएगा। हर सपना तेरा सच हो जाएगा। मंजिल मिलेगी सब्र कर। क्या मिलेगी सब्र करने से? मंजिल मिलेगी सब्र कर, बस चलते रह तू पाएगा, है ना। तो सब्र रखना है, जरूर न जरूर वैकेंसी आएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेटर से बेटर रैंक या नंबर हासिल हो, और कोई भी कोल इंडिया के सब्सिडरी में आप डिप्लॉय हो। और इस विकास सर को अगर कोई मेरा नाम नहीं जानता होगा तो इस यूट्यूब चैनल को चलाने वाला विकास राज ठाकुर है। तो अगर शॉर्टकट में बोल सकते हैं आप, विकास सर। माइनिंग बिरला इज रिप्रेजेंटेड बाय विकास सर। तो बहुत सी फालतू बातें हो गई है, अब शुरुआत करते हैं कुछ खास बातों की। तो चैप्टर 1, इसमें आपको प्रिलिमिनरी करके दिया गया है। तो इसमें कुछ खास बातें हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है। वो खास बातें क्या क्या है, सारे आपको अभी वन बाय वन बताता जाऊंगा। हो सके तो इसका नोट्स खुद से बनाइए, किसी पे निर्भर ना रहिए, क्योंकि खुद का जो नोट्स है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी समझने लायक होता है। जब एक बार भी आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको तुरंत रिमाइंडर हो जाएगा। तो प्रिलिमिनरी में क्या है, रेगुलेशन नंबर 1 से लेकर 2 आपको प्रिलिमिनरी में दिख जाएगा। अब बात करते हैं रेगुलेशन बना कैसे है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि रेगुलेशन बना कैसे। तो रेगुलेशन को बनाने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। तो रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन द पावर गिवन इट टू सेक्शन 57 ऑफ द माइंड्स एक्ट 1952। माइंड्स एक्ट 1952 के सेक्शन 57 के तहत इसको पावर मिला गया है कि आप रेगुलेशन बनाए, CMR 2017 बनाए। ठीक है। यहाँ से कुछ खास बातें होती है, जो कि यही दोनों है। ये काफ़ी जगह आपको बताया नहीं जाएगा, शायद हमको तो नहीं बताया गया था जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है। रेगुलेशन नंबर 1, 27 नवंबर 2017। ये क्या है? ये है इफेक्टेड डेट, यानी कि इस दिन से रेगुलेशन आपका लागू किया गया है। कौन सा रेगुलेशन? भाई CMR 2017 की बात कर रहे हैं, तो यही रेगुलेशन। ठीक है। कहाँ लागू होगा? एवरी कोल माइंस। क्या ये मेटल माइंस में लागू होगा? नहीं, नहीं लागू होगा मेटल माइंस में। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि उसके लिए MMR बनाया गया, मेटल माइन रेगुलेशन। शायद 1961 होगा, ठीक से याद नहीं, मेटल में उतना हमारा हासिल नहीं है। और कहाँ पर लागू होगा? ये तो एवरी कोल माइंस में। और कोल माइंस में कहाँ होगा? ऑल ओवर इंडिया, यानी इंडिया में कहीं भी आपका माइंस चल रहा है तो भैया CMR 2017 को याद कीजिए और उसी के अनुसार अपना माइंस चलाए। नहीं तो DJMS वाले बंदे आके बोलेंगे बाबू भैया तो फंस गए, अब तेरा क्या होगा कालिया। अब ये जो डिफिनेशन है, इसको जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से सुनना, और एक एक वर्ड अपने से एक बार पढ़ें। जो स्क्रीन में आपको शो हो रहा है उससे क्या है, डबल बेनिफिट होगा। खुद का जो
कन्वर्सेशन है वो काफ़ी मजबूत होगा, और जो मैं बताऊंगा उसको अपने कॉपी में आप नोट्स करके अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये डिफिनेशन? क्योंकि ये जो डिफिनेशन है सिर्फ डिफिनेशन नहीं, आपको 1 से 2 मार्क्स दे के जाएगा। कितने मार्क्स दे के जाएगा? 1 से 2 मार्क्स। अब कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी सब्सिडरी का कोई भी एग्जाम, आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरा श्योरिटी है, ये मेरा गारंटी है। आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। आज का वीडियो अगर पूरा देखते हैं, समझते हैं, एक अच्छा नोट्स तैयार करते हैं, तो आपको 2 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कोल कोयला, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोयला। कोयला तो इंक्लूड्स एंथ्रासाइट, पीट, bituminous, lignite and any other carbonaceous matter sold या marketed as coal। इस रेगुलेशन में, इस रेगुलेशन के डिफिनेशन के अनुसार आपका जो है कोयला, ये चारों तो होता ही है। जिसको नहीं पता है कि कोल का जो बनने का स्टेज होता है, कोल स्टेज पहला जो होता है, सबसे पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है, फिर एंथ्रासाइड। तो ये कोल बनने का स्टेज होता है जो सालों साल का अंतर होता है। तो इसके अलावा वो सारे कार्बोनियस मैटर को गिना गया है जो कि मार्केटेड किया जा सकता है या सोल्ड किया जा सकता है एज ए कोल। ठीक है, तो कार्बोनियस मेटल ऐसे अभी तक कोई एग्जांपल दिया नहीं गया है किसी के थ्रू, तो अभी तक कुछ खास पता नहीं है कि अदर्स में क्या होगा। तो ये 4 आपको याद रखना है। दिस इज ऑल 4 टाइप ऑफ कोल्स विच इज क्रिएटेड या डेवलप स्टेज बाय स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज पीट, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस, देन एंथ्रासाइट। कोल माइन मीथेन। कोल माइन मीथेन किसी रनिंग माइंस से, कोई माइंस आपका रनिंग में है, क्या है? रनिंग में। तो उससे अगर आप नेचुरल गैस निकालते हैं, यानी कि नेचुरल गैस को ही मीथेन बोला जाता है। मीथेन एक्सट्रैक्शन में रेगुलेशन नंबर 200 के बाद मिलेगा मीथेन एक्सट्रैक्शन, उसमें क्लियर और अच्छे से होगा। फिलहाल डिफिनेशन पे जोड़ देते। तो किसी रनिंग माइन से अगर CH4 यानी कि नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, तो उसको कोल माइन मीथेन बोलते हैं। अबंडेंट माइन मीथेन जस्ट उल्टा, रनिंग कोल था, ये बंद माइन से, अबंडेंट माइन से अगर रिकवर कर रहे हैं तो फिर आपका अबंडेंट माइन मीथेन कहलाता है। वर्किंग, एनी एक्सकेवेशन मेड या बीइंग मेड इन माइन फॉर सर्च ऑफ या ऑब्टेनिंग मिनरल्स। कोई भी एक्सकेवेशन करते हैं, चाहे खुदाई या ब्लास्टिंग, किस पर्पज से? या तो मिनरल को खोज रहे हैं, या तो फिर मिनरल मिल गया उस पे आप कर रहे हैं, तो उसे हम वर्किंग बोलते हैं। वर्किंग प्लेस, जहाँ पर बंदे को लॉफुल एक्सेस मिलता है जाने को, उसको वर्किंग प्लेस बोलते हैं। अब हम बोल देंगे कि गोप में नहीं जाना है, आप चले गए, तो वो आपके लिए वर्किंग प्लेस नहीं होगा। जहाँ पर हम एसेसेबल है, लॉफुल एसेसेबल है, जहाँ से कोई रोक टोक नहीं है, वो सारी जगह को हम लोग वर्किंग प्लेस बोलते हैं। अबंडेंट वर्किंग, यानी कि अबंडेंट का मतलब होता है हिंदी में अगर बोलिएगा तो बंद। ठीक है, अबंडेंट वर्किंग यानी बंद कार्य। तो इस जगह पर आपका जाना जो है कि working which has been abandoned with no intention for working in future। कोई ऐसा जगह जो कि बंद कर दिया गया है और उसको फ्यूचर में खोलने का कोई इरादा नहीं है।
जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं, गोफ एक बार बंद हो जाता है तो उसको हम लोग खोलते नहीं। इसका एग्जांपल गोफ आएगा। ठीक है। डिसकंटिन्यूड, इसमें इनएसेसिबल छूट गया जो कि एग्जाम में आता है। बोले अबंडेंट वर्किंग में इनएसेसिबल है, एसेसिबल है, बोथ है, नन ऑफ दिस। तो अबंडेंट वर्किंग में इनएसेसिबल होता है, आने के वहां जाने का परमिशन नहीं होता है। ठीक है। इसमें आपका इनएसेसिबल कटेगा, एसेसिबल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ इन लिखा हुआ, इसमें इन होगा। ठीक है। तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग, इस ये इसका डिफिनेशन लगभग दोनों का सेम है, बस इसको फ्यूचर में खोल सकते हैं, इस तरह से उसको बंद किया जाता है। अब फिलहाल तो बंद है, हैज बीन डिसकंटिन्यूड, बट एनी रीजन, कोई भी रीजन से बंद है, एसेसिबल है, बट इन फ्यूचर लाइकली टू बी वर्क अगेन। फ्यूचर में इसको हम लोग खोल सकते हैं वर्किंग के लिए। गोफ, गोफ हम लोग किसको बोलेंगे? एनी पार्ट ऑफ बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड के अंदर का पार्ट को हम लोग गोफ बोलेंगे। पहला पॉइंट। ओपन कास्ट में गोफ होगा क्या? नहीं होगा। गोफ कहाँ होता है? सिर्फ अंडरग्राउंड में। उसके बाद ये पिलर या उसका कोई पार्ट जो कि एक्सट्रैक्ट कर चुके हम लोग। इन केस ऑफ लॉन्ग वाल, कोयला को हम लोग निकाल चुके हैं। अगर लॉन्ग वाल में बोलेंगे गोफ कहाँ है, अगर कोयला आप निकाल लिए हैं उसका पीछे वाला भाग गोफ होता है। बट विच इज नॉट ए वर्किंग कंडीशन, इसको नहीं भी देखते तो चल जाता है। ठीक है। गोफ का मतलब समझ गए कि ओपन कास्ट में गोफ नहीं होता है, अंडरग्राउंड में ही सिर्फ गोफ हो सकता है। अगर बोर्ड एंड पिलर से काम हुआ है तो पिलर या तो उसका कोई भाग अगर हम लोग निकाल चुके हैं तो उसको बोलते हैं गोफ। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको भी यूज कर ही लेते हैं, ये आपका यहाँ से रिलेटेड हो जाएगा। अगर उसका कोई पार्ट निकाले हैं गोफ का, पिलर का, तो वहां पर वर्किंग चल रहा है तो तब तक वो गोफ नहीं होगा। जब जब तक वर्किंग बंद नहीं हो जाता कि नहीं भैया और हमको यहाँ से नहीं काटना है इस पिलर से, ठीक है, इसको जो है कि अब बंद करने का समय आ गया है, तो उसको गोफ बोलते हैं। ठीक है। वहां से कनेक्ट करते हैं उसको। फेस, मूविंग फ्रंट होता है ये बढ़ता हुआ भाग ऑफ एनी वर्किंग प्लेस या इंड बाय इंड। अगर वो फेस इंड भी हो गया है ना तो उसको हम लोग फेस ही बोलेंगे। ऑफ एनी गैलरी या रोडवे या ड्रिफ्ट का हो सकता है। मैनेजर, मैनेजर का सिंपल से यहाँ पर दिया गया अंडर रेगुलेशन 27। ठीक है। मैनेजर जो है कि अपॉइंट किया जाता है किसके तहत? रेगुलेशन 27 के तहत ऑफ CMR 2017। असिस्टेंट मैनेजर, ये पर्सन विथ मैनेजर सर्टिफिकेट, एक ऐसा बंदा जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है और जिसको अपॉइंट करता है, कौन करता है? या तो ओनर करेगा, एजेंट करेगा, या तो मैनेजर करेगा, वो भी राइटिंग में। उस बंदे को हम लोग असिस्टेंट मैनेजर करेंगे। क्यों करता है? असिस्ट द मैनेजर, मैनेजर के कार्यों में हेल्प करने के लिए असिस्टेंट मैनेजर को रखा जाता है। क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर जो है ना, एक नहीं बहुत सारे होते हैं। प्रोडक्शन के हिसाब से है उसका का अभी याद नहीं आ रहा है। उसको आगे क्या रेगुलेशन में दिखेगा, उसमें कितना प्रोडक्शन पे कितना असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, इसको आगे देखेंगे। तो मैनेजर को असिस्ट करने के लिए रखा जाता है और वो क्या क्या काम कर सकता है? मैनेजमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा, सुपरविजन करेगा, या तो डायरेक्शन कर, चारों काम कर सकता है। यानी कि मैनेजर के पास जो पावर है वो सारे पावर असिस्टेंट मैनेजर के पास होते हैं, वो सारा कार्य कर सकता है, इसीलिए तो उसको मैनेजर बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। ओवरमैन, ये पर्सन विथ ओवरमैन या मैनेजर सर्टिफिकेट, कोई बंदा है जिसके पास या तो मैनेजर सर्टिफिकेट है या तो फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट है, उसको हम लोग ओवरमैन बोलेंगे।
अपॉइंटमेंट बाय द मैनेजर इन राइटिंग, ये बहुत जरूरी हो जाता है इन राइटिंग, जो लिखा हुआ रहता है ना क्वेश्चन में फंसाता है, क्वेश्चन आपको घुमा के दे देगा। एक में लिख देगा अपॉइंटमेंट बाय द मैनेजर, एक में लिख देगा अपॉइंटमेंट बाय मैनेजर इन राइटिंग, एक में लिख देगा अपॉइंटमेंट बाय मैनेजर वर्बली। तो आपको ये राइटिंग जो है याद रखना पड़ेगा। जो भी काम होता है सारे लिखित में होते हैं, कोई भी वर्बली काम नहीं होता है, फेंकू वाला काम नहीं होता है, लिख के दो भैया, है ना। वर्क क्या है इसका, सुपरविजन एंड कंट्रोल। देख रहे हो मैनेजर के लिए 4 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख देता है। माइनिंग सरदार ओवरमैन दोनों का है ये। माइनिंग सरदार की भी बात की जाए तो यहाँ छोटा सा चेंजेस होगा, यहाँ सरदार हो जाएगा, बाकी रहेगा मैनेजर सर्टिफिकेट, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे दोनों कम एक ही साथ हो जाता है, ओवरमैन और सरदार। तो ओवरमैन सुपरियर होता है सरदार से, है ना। शॉर्ट फायरर, ये पर्सन अपॉइंटमेंट एज शॉर्ट फायरर अंडर रेगुलेशन 190, ये भी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन जो है इसको 190 रखना पड़ेगा। शॉर्ट फायरर को अपॉइंट किया जाता है किस रेगुलेशन के अंदर, 190। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तब शॉर्ट फायरर का एक छोटा सा कहानी है ना, इसको सुन लीजिए। शॉर्ट फायरर जो है वो बंदा होता है जो कि ब्लास्टिंग करता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट फायरर। पहले ना डीजीएमएस डायरेक्ट सर्टिफिकेट देता था, शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट उसको बोलते थे। अब ये बंद हो चुका है, ये क्या हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका। क्यों बंद हो गया ये, इसका बंद होने का रीजन था कि शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट के पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं होता था, जिसके कारण माइंस में काफी घटनाएं हुई। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए डीजीएमएस बोला कि अब किसी मैंने ओवरमैन या तो फिर सरदार को ही शॉर्ट फायरर बनाइए। तो अब जो है आपको शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, कोई ओवरमैन या सरदार ही शॉर्ट फायरर का काम करता है। ठीक है, अगर आप भी माइंस में एम्प्लॉयमेंट लेते हैं एज ए माइनिंग सरदार या ओवरमैन, जो बेसिकली सरदार पे ही आता है वैकेंसी, तो आपको शॉर्ट फायरर बनाया जा सकता है कि बोलेगा आप शॉर्ट फायरिंग करेंगे, आप शॉर्ट फायरर का आपको दे दिया जाएगा परमिशन, तो आपको शॉर्ट फायरिंग करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि सक्षम व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति किसको बोलेंगे, जो किसी कार्य के लिए सक्षम हो, है ना। तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बने हैं जो कि एग्जाम में भी आए। ऐसा बंदा जिसका 20 साल पूरा हो चुका है या तो उससे ज़्यादा है, उसी को कॉम्पिटेंट पर्सन बोलेंगे। और क्या क्वालिटी होना चाहिए, जिसको अपॉइंटमेंट किया गया है मैनेजर के द्वारा रिटन में। और क्या होना चाहिए, उसको सुपरवाइज या परफॉर्म करने के लिए रखा जाता है दैट वर्क, या तो फिर सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी प्लांट या इक्विपमेंट, या तो किसी मशीन के देखभाल के लिए उसको रखा जा सकता है, या तो किसी काम के लिए रखा जा सकता है। जैसे कि डंपर ऑपरेटर, वो क्या करता है, डंपर को चलाता है, डंपर को चलाता है। तो या तो डंपर के देखभाल के लिए जो रखा हुआ व्यक्ति उसको हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन बोलेंगे, या तो फिर डंपर ऑपरेटर जो उसको चला रहा है उसको भी कॉम्पिटेंट पर्सन। बस ये दोनों कैटेगरी उसमें फुलफिल होना चाहिए, 20 साल एज होना चाहिए मिनिमम, और मैनेजर द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए रिटर्न में। तो कुछ एग्जाम्पल है, शॉर्ट फायरर को रखा गया है, ये बहुत ही अहम हो जाता है। शॉर्ट फायरर एक माइनिंग सरदार होता है, उसको कॉम्पिटेंट पर्सन में रखा गया है रेगुलेशन में। ये काफी इफेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ये जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैन अटेंडेंट, लैंप रूम इंचार्ज, ये सब सक्षम व्यक्ति है यानी कॉम्पिटेंट पर्सन है। वाइंडिंग इंजन मैन, ऑन सेटर, सपोर्ट मैन, ये सब सब के सब जो बंदे हैं कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियल। ऑफिशियल बंदे कौन है, माइनिंग सरदार ऑफिशियल में आता है, ओवरमैन ऑफिशियल में आता है, सरदार ऑफिशियल में आता, सरदार हो गया ना, इंजीनियर, सर्वेयर, मैनेजर,
इस सब ऑफिशियल में आते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपका ये बनता है कि पर्सन जो है कि अपॉइंट किया गया रिटर्न में ओवर एजेंट या मैनेजर द्वारा किस काम के लिए, परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन माइंस, या उसका कोई भाग के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बताया वही सब है। प्रिंसिपल ऑफिशियल, प्रिंसिपल ऑफिशियल अपने आप में एक खास पद हो जाता है। कैसे खास बनाता है, वो खास ऐसे बनाता है ना कि काम के दौरान जो बंदे लोग, जैसे कि 3 बंदे वहां पर जो कि प्रेजेंट है, एक है मैनेजर, एक है ओवरमैन, एक है सरदार। तो काम के दौरान अगर ये तीनों बंदे प्रेजेंट है तो सबसे सीनियर कौन हुआ, मैनेजर। ये आपका प्रिंसिपल ऑफिशियल हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ मैनेजर के जगह पर सर्वेयर है तो फिर कौन होगा, ओवरमैन हो जाएगा। तो आने की जो हाईएस्ट पद वाला है वो प्रिंसिपल ऑफिशियल बन जाता है अपने आप में। ये चेंज होते रहता है, कोई बंदा फिक्स नहीं है। बस उसमें होना क्या चाहिए, ये काम के दौरान जो बंदा सबसे हायर पद पर है वही बंदा हो जाता है। ठीक है। मशीनरी, मशीनरी है क्या, मशीन है। एनी लोकोमोटिव या एनी स्टेशनरी पोर्टेबल इंजन, एयर का कंप्रेसर, बॉयलर, स्टीम apparatus यूज फॉर कटिंग। वो सारे मशीनरी जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं, या तो कटिंग या ड्रिलिंग या तो लोडिंग या तो ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो सब जो है मशीनरी कहलाते हैं। इसका डिफिनेशन तो सबको ऐसे ही पता ही होगा। एच एम हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, एच फॉर हेवी, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मूविंग, और एक लास्ट वाला एम फॉर मशीनरी। हैवी अर्थ मूविंग मशीन, ओपन कास्ट में जितने भी मशीन्स यूज होते हैं सब एचएमएम होता है, और ये वर्ड भी ओपन कास्ट का ही है, अंडरग्राउंड का नहीं है। तो मशीनरी यूज इन ओपन कास्ट माइंस फॉर डिगिंग, ड्रिलिंग, एक्सक्लूडिंग हैंड हेल्ड ड्रिलिंग फॉर ड्रिलिंग अप टू 50 एमएम तक जो हैंड हेल्ड ड्रिल है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, उससे ऊपर वाला एचएमएम होता है। ठीक है, मोर देन 50 mm जो ड्रिल करेगी वही सब एचएमएम होगा। बस में खास अपने आप में बना देता है कि ड्रिलिंग मशीन अगर 50 mm तक है, क्या वो एचएमएम है, नहीं, बिल्कुल नहीं एचएमएम। फ्लेम प्रूफ एपराटस, इसको हम लोगों ने क्लियर किया है, यहाँ भी आपको डिफिनेशन दिया है। इसमें लिखा हुआ था कुछ और, सीआर 2010 में, सॉरी 2023 में जो है उसी को आप इसमें कंसिडर कीजिए। लेकिन उसको कंसिडर करने के लिए आपको सीआर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपका डिफिनेशन ये बनता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus इंटासियर फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर। एक इलेक्ट्रिकल apparatus के अंदर कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जो उसको अपने आप में फ्लेम प्रूफ बनाता है। यानी कि उसके अंदर कोई स्पार्क होता है तो भाई वो अपने आप में ही सह लेगा, उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो उसको बोलते हैं फ्लेम प्रूफ एपराटस। इंट्रिजिकली सेफ एपराटस, बिल्कुल मिलता जुलता है दोनों में। बस इसमें क्या है, जो स्पार्क है वो बाहर निकलती है लेकिन इतना कम होती है कि बाहर के एटमॉस्फेयर आने की इनफ्लेमेबल गैस को इग्नाइट करने का ताकत नहीं रहता है उसमें, आने की कोई बाहरी नुकसान नहीं करता है। उसको बोलते हैं फिजिकली सेफ एपराटस। ठीक है। नॉट कैपेबल फॉर कॉसिंग एक्सप्लोशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। ऑक्सिलरी फैन, ऑक्सिलरी फैन जो होता है या तो ये फोर्सिंग फैन है या तो एडजस्टिंग, या तो हवा को ये बूस्ट करेगा या तो हवा को खींच के बाहर करेगा, जो कि यूज होता है बिलो ग्राउंड में। वेंटिलेशन बेसिकली अंडरग्राउंड के लिए का ही टर्म है। ओपन कास्ट में वेंटिलेशन का जरूरत पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो ये फोर्सिंग फैन ये या एडजस्टिंग फैन यूज बिलो ग्राउंड फॉर वेंटिलेट वन या मोर फेसेस ऑफ ए वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स।
एक या एक से ज़्यादा फेसेस को वेंटिलेट करता है, या तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में भी आप लगा सकते हो। बूस्टर फैन हवा को बूस्ट करता है। क्या करता है, अगर कहीं पर हवा आपका कम है, मान लेते हैं 10 मीटर क्यूब पर सेकंड हवा बह रहा है, और हमको इस प्लेस पे 15 मीटर क्यूब पर सेकंड चाहिए, तो उस समय क्या करेंगे, बूस्टर फैन लगा देंगे तो हवा को क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा। ठीक है, ये मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर बूस्टिंग द ऑल करंट ऑफ एयर। करंट ऑफ एयर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भाई बिजली बह रही, हवा की बात हो रही। ठीक है, अलोंग द इंटेक या रिटर्न हो, कहाँ पर लगाते हैं हम लोग, इंटेक या रिटर्न में। बूस्टर फैन दो ही जगह लगता है, इंटेक में या तो रिटर्न में। अगर यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर फेस बना हुआ है, तो यहाँ पर जो हवा घुस रही है यहीं पर आपको बूस्टर फैन लगाना पड़ेगा, या तो फिर लास्ट में जहाँ से आपका फेस खत्म होता है दूसरी ओर रास्ता जाता है, वहां पर आपको लगाना पड़ेगा ताकि हवा को खींचे। कब लगता है आपका खींचने वाला यानी एग्जॉस्टिंग, जब यहाँ पर आपका बहुत सारा गैसेस भर गया है, उस समय ये काम करता है, इसको खींच के बाहर करता है। पब्लिक रोड, जो आप गाड़ी चलाते हैं ना रोड में, उस सबको पब्लिक रोड बोलते हैं। ठीक है, अगर सरफेस में है तो रोड बोलते हैं माइंस की परिभाषा में, अगर अंडरग्राउंड में है तो उसको रोडवे बोलते हैं, जैसे हॉलेज रोडवे अंडरग्राउंड का टर्म है, ट्रेवलिंग रोडवे अंडरग्राउंड का टर्म है, हॉल रोड ओपन कास्ट का टर्म है। यानी सरफेस हो जाता है तो हॉल रोड बोलते हैं। हॉल रोडवे तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, हॉल रोड बोलते हैं। तो ये रोड मेंटेन फॉर पब्लिक यूज एंड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। ठीक है, हॉल रोड, हॉल रोड क्या है, एक रास्ता है या रोड है जिसको मेंटेन करते हैं, किसके कारण, ताकि हमारा जो है माइंस में यूज होने वाले मशीनरी उस रोड के थ्रू जहाँ पर हमको चाहिए वो मशीनरी वहाँ तक पहुँचा जा सके। जितना भी काम ओपन कास्ट में होते हैं वहाँ पे एक रास्ता बनाया जाता है जिसको हॉल रोड बोलते हैं। वहाँ से सारे व्यक्ति वहाँ से आना जाना नहीं कर सकते, सिर्फ माइंस के व्यक्ति और माइंस के सारे मशीनरी। विथ ओपन कास्ट माइन फॉर फ्लाइंग ऑफ मशीनरी विद इन द माइन बाउंड्री। तो माइन बाउंड्री तक जो कि स्थित रोड है उसी को सिर्फ रोड बोलेंगे। जैसे माइन बाउंड्री से बाहर जाता है वो नॉर्मल सा रोड हो जाता है, हॉल रोड नहीं बोलते हैं उसको। तो विद इन द बाउंड्री अपने आप में ही इम्पोर्टेंट टर्म है। रेलवे का सिंपल सा यहाँ पर कुछ डिफिनेशन है नहीं। द रेलवे एक्ट 1989, रिवर नदी, एनी स्ट्रीम या करंट ऑफ वाटर, कोई भी स्ट्रीम या तो फिर कोई भी फ्लो ऑफ वाटर जो कि सीजनली बह रहा है या तो फिर पेरेनियल बह रही है, तो इंक्लूडिंग उसमें किया गया इट्स बैंक्स अप टू हाईएस्ट नॉन फ्लड लेवल। तो नॉन फ्लड लेवल को आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये हाईएस्ट फ्लड लेवल इसको बोलते हैं HFL। ये कहाँ रहता है, आपका जो माइंस है यहाँ स्थित है, मान लेते हैं यहाँ माइंस स्थित है, और पानी जो है आपका आसपास आपके माइंस के पास पानी होगा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितना भी डिस्टेंस हो। तो होता है क्या है, सीजनली यानी कि बरसात के दिनों में पानी ऊपर की ओर, पानी का लेवल अपर होता है। अगर आपका माइंस यहाँ पर है और अभी पानी का लेवल नॉर्मली यहाँ है, लेकिन बारिश के दिन में अगर यहाँ तक पहुँचता है तो क्या वो पानी माइंस में नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो इसीलिए इसका ध्यान रखा जाता है, जहाँ भी जिस माइंस के नज़दीक में अगर कोई रिवर हो, कोई डैम हो, तो वहाँ पर इस तरह का कोई एक स्केल बना दिया जाता है। और ये स्केल जो बताता है ना कि हाईएस्ट फ्लड लेवल जब सीजनली हुआ है उस समय हाईएस्ट कितना गया है, और इसको रिकॉर्ड होता है अकॉर्डिंग टू MSL, मीन सी लेवल। ये आपका सर्वेइंग का वर्ड है, किसका वर्ड है, सर्वेइंग का, मीन सी लेवल।
पहले इंडिया का कराची था जो कि पाकिस्तान पड़ता था, अब जो कि इसको चेंज करके मुंबई कर दिया गया है। कौन करता है सब GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे करते रहता है। तो अब जो है अब हमारा मुंबई हो चुका है। तो रिवर हो गया बहता हुआ पानी या कोई स्ट्रीम है ना, जो सीजनली बह रहा है या तो पेरेनियल बह रहा है। अब ये पेरेनियल वर्ड जो है इसको थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा है। इसको मैंने सोचा था कि गूगल करके देखूंगा बट टाइम नहीं मिला। एक बार आप लोग गूगल करके मेरे को भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एवरेज आउटपुट, औसत उत्पादन, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत उत्पादन। तो माइंस बाउंड्री के अंदर आपके बहुत सारे माइंस हो सकते हैं, ओपन कास्ट चला रहे हैं, एक अंडरग्राउंड चला रहे हैं, या तो दोनों अंडरग्राउंड चला रहे हैं, या तो तीसरा हो सकता है मिक्स माइन। मिक्स माइंस भी होता है जिसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों चलाया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं 3 गो हमारे पास माइंस है, तीनों से कुछ ना कुछ आउटपुट हमारे हमको मिल रहा है। यहाँ से 10 टन मिला, यहाँ से भी 9 टन मिला, यहाँ से 8 टन। तो तीनों का एवरेज मंथली एवरेज जो होता है उसी को बोलते हैं एवरेज आउटपुट। और इसको जो है कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग माना जाता है। पूरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 12 मंथ होता है। यहाँ देखिए फाइनेंशियल 12 मंथ, जो कि लगातार 12 मंथ का, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, एवरेज आउटपुट बोलते हैं, एवरेज पर मंथ एवरेज आउटपुट विद इन द मंथ बाउंड्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी हमारा माल निकला हुआ है उसके पर मंथ एवरेज आउटपुट को हम लोग एवरेज आउटपुट बोलते हैं। एवरेज मटेरियल हैंडल, मटेरियल पूरा को गिना जाता है, उसमें सिर्फ कोल था, इसमें दोनों को गिना जाएगा पर साल। ठीक है, रिस्क, combination of likelihood of specific unwanted event and its potential consequence। रिस्क, आप अगर कहीं चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई गाड़ी ठोक के चला जाए। तो लाइकहुड मतलब संभावना, जो कि स्पेसिफिक अनवांटेड है। और इससे क्या नुकसान हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क, है ना। ये क्या है, लाइकहुड है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकहुड। लाइकहुड यानी कि हमको पता ही नहीं कि इससे क्या हो सकता है, कब हमारे साथ क्या हो सकता है, अनवांटेड है, हम लोग कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसा कुछ इवेंट होता है तो उसको बोलते हैं रिस्क। अब 1000, जिस कंपोनेंट या जिस कारण के रूप से आपको कोई नुकसान पहुंचता है उसको 1000 बोलते हैं। तो क्या होता है, ये सोर्स होता है पोटेंशियल हार्मफुल इंजरी या लॉस। कोई ऐसा सोर्स जो कि हार्मफुल आपके लिए, या तो आपको इंजरी हो जाता है उससे, या तो आप मर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं 1000। अगर माइंस का कोई एग्जांपल लिया जाए तो बेड रूफ कंडीशन, अगर बेड रूफ कंडीशन है तो कभी भी वो गिर सकता है। तो क्या है वो 1000 है। इंटू इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, इनएडिक्वेट का मतलब होता है कि जितना हमको चाहिए था वेंटिलेशन उतना नहीं है, यानी कि इनएडिक्वेट है। तो इससे भी आपको 1000 में रखा जा सकता है, हमें रखा क्या जा सकता है 1000 में। इससे अगर आपके पास हवा कम पहुंच रही है, यानी कि ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, तो आपको क्या हो सकता है, या तो आपको चक्कर आएंगे, सर दर्द होगा, और कम होगा, तो मर सकते हैं। यह आपको गैस टेस्टिंग अगर पास किए होंगे खुद से पढ़ के तो आपको अच्छे से पता होगा कि कितना परसेंटेज पे आदमी को क्या क्या होता है। तो 1000 वो कोई सोर्स है ना, जो कि आपके लिए हार्मफुल है, इंजरी हो जाता है या लॉस हो जाता है, वो सबको 1000 बोलते हैं। और रिस्क जो है ये
एक तरह से कैसे इसको बताएं, क्लियर नहीं हो पा रहा है रिस्क ना। कमेंट करके बोलिएगा तो हमको कि क्लियर हुआ कि नहीं, तो एक बार और हम किसी टॉपिक में ऐड कर देंगे रिस्क को कोई और एग्जांपल के साथ। परमिटेड एक्सप्लोसिव जो है कोई एक एक्सप्लोसिव सी होता है जो कि कोई कंपनी बनाती है। वो कंपनी खुद से नहीं बनाती है। खुद से नहीं बनाती है मतलब क्या, कौन बनाता है उसको, वो खुद से ही बनाती है। बट मेरा कहने का यह मतलब है कि उसमें कितना बारूद होगा, कितना चारकोल होगा, एक एक्सप्लोसिव को बनने के लिए क्या क्या कंपोनेंट कितना देना है उस एक्सप्लोसिव में, ये डिसाइड करता है चीफ इंस्पेक्टर। कौन डिसाइड करता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, यानी कि डीजीएमएस का चीफ। इसलिए मैंने बोला कि परमिटेड एक्सप्लोसिव बनाता तो कंपनी है, लेकिन इसको जो कि डायरेक्शन और उसका जो मटेरियल के बारे में कितना क्या देना है उसको चीफ इंस्पेक्टर ही बताता है, वो भी टाइम टू टाइम स्पेसिफाई। ये स्पेशल या जनरल ऑर्डर उसको एक लेटर दिया जाएगा जो कि स्पेशल या जनरल हो सकता है। उसमें लिखा रहेगा कि आपको जो कि इस बारूद को इतना ताकतवर बनाना, इसमें आप इतना अमोनियम नाइट्रेट मिलाइए या कोई अदर्स फ्यूल मिलाइए। तो ये जो है परमिटेड एक्सप्लोसिव, इसी को बोलते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जो कि कोई कंपनी बनाएगा और स्पेसिफाई करेगा डीजीएमएस का चीफ टाइम टू टाइम। बस इसमें तीन ही वर्ड था, कोई एक्सप्लोसिव बना रहा जो कि खुद से स्पेसिफाई नहीं करेगा उस एक्सप्लोसिव को, कौन करेगा, डीजीएमएस का चीफ, वो भी टाइम टू टाइम, वो भी जनरल ऑर्डर दे के या तो स्पेशल ऑर्डर दे के, तब जाके परमिटेड एक्सप्लोसिव बनता है। बैंक्समैन ऑन सेटर। बैंक्समैन आपका ये जो वर्ड है साफ्ट का वर्ड है, साफ्ट। साफ्ट साफ्ट आपको कहाँ देखने मिलेगा, अंडरग्राउंड के टर्म में। अगर आपका यहाँ पर मिनरल है यानी कि कोयला यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल शाफ्ट बनाते हैं ताकि हम यहाँ पहुंच सकें। ठीक है, तो शाफ्ट में दो तीन जगह होता है, इसको बोलते हैं टॉप बॉटम। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। बॉटम यहाँ हटा दीजिए, यहाँ टॉप हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपरी भाग निचला भाग, इसके बीच में कुछ प्लेटफॉर्म बनते हैं, इसके बीच बीच में। ठीक है, एक शाफ्ट है जो कि कुआं की तरह ही रहता है। तो आपके घर में अगर कुआं कभी बना होगा तो बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है, बस इसमें स्पेशल अरेंजमेंट होता है क्योंकि यहाँ से व्यक्ति का आना जाना होता है विथ केज, और यहाँ पर मटेरियल जो भी है अंदर बाहर भी होता है। तो एक ऐसे से शाफ्ट जो कि अमेंडर तक पहुंचने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो अब इसमें जो दो बंदे की बात हो रही, एक बैंक्समैन, एक ऑन सेटर। तो आपको जो बैंक्समैन कहाँ रखा जाता है, यानी कहाँ पर वो बंदा रहेगा, टॉप पे। यहाँ पर कोई बंदा है तो उसको बोलेंगे ऑन सेटर। और इनसेट या तो फिर शाफ्ट बॉटम, इनसेट आपका बीचों बीच आने के बीच बीच में जो प्लेटफॉर्म बनाई जाती है वहां पे भी कुछ बंदे होते हैं, या तो बॉटम में। ये दोनों जगह पर अगर कोई बंदा को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं ऑन सेटर। तो इसको क्यों अपॉइंट किया जाता है, ये पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट लॉवरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन टूल मटेरियल, या तो उसको देखभाल के लिए यहाँ रखा जा सकता है। जो केज का लॉवरिंग और अपरिंग, यानी कि केज को नीचे भेजना लॉवरिंग कहलाता है, केज को ऊपर भेजना रेजिंग कहलाता है। तो इस तीनों काम के लिए जो बंदे अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो उस सारे बंदे को या तो बैंक्समैन बोलेंगे या तो ऑन सेटर बोलेंगे।
जीबीए जनरल बॉडी एयर, पूरा माइंस को हम लोग जीबीए बोलते हैं। माइंस का कोई भी भाग जीबीए होता है, बस ये दोनों को छोड़ के। बोर होल जो आप ब्लास्टिंग के लिए होल किए हैं उसको बोर होल बोलते हैं उसको, और सील्ड किया गया एरिया को छोड़कर पूरा माइंस को हम लोग जीबीए बोलते हैं। फायरी सिम, आग, झरिया कोलफील्ड में है ना आग, उसके सिम में क्या लगा हुआ है? आग, उसको बोलते हैं फायरी सिम। ए सिम इन विच फायर या स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट, जिस भी सिम में अगर आग लगा हुआ है या तो फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी हुआ है तो उसको हम लोग फायरी सिम बोलेंगे। ये जो फायरी सिम सिर्फ ओपन कास्ट में होगा कि अंडरग्राउंड में होगा, दोनों जगह हो सकता है। ठीक है, जो कि माइन बाउंड्री के अंदर लाई होना चाहिए। अगर आप माइंस नहीं चला रहे हैं, माइंस के बाहर है माइन बाउंड्री के, उसको हम लोग फायरी सिम नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू CMR 2017। वैसे वो फायरी सिम है बट हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि माइन बाउंड्री के अंदर नहीं है। और ये जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो हमें पता चलता है ना, ग्राम रेशियो से पता चलता है। ठीक है, पहले इसी को जोड़ देते हैं इसके साथ, ज़्यादा बेटर समझ। ये आर है, ग्राम रेशियो। ठीक है, ग्राम रेशियो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बढ़ता है और उसी के कारण जो है ऑक्सीजन कम होता है। जब कोई भी आग जल रहा होता है तो O2 यानी कि ऑक्सीजन उसको जलाने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन जब तक है तब तक आग चलेगी, ऑक्सीजन खत्म, आग खत्म। तो डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपका आग जो है यानी कि फायर, O2 से कनेक्ट है, O2 खत्म, फायर खत्म। जब आग जलती है ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं ग्राम रेशियो। इसके कुछ स्पेसिफाइड डाटा है। अगर आपका ग्राम रेशियो 0.1 से 0.5% है तो वो नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अगर 1% ग्राम रेशियो आता है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग बता रहा है वो कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग है। अगर 2% है तो भाई उसमें आग लगने ही वाला है। ठीक है, अगर 3% है तो फिर आग लग चुका है, उसमें आग दहकता हुआ आग लगा हुआ है ना। 3%, उससे ज़्यादा होगा तो क्या यार, ज़्यादा होगा तो क्या आग, क्या बहुत कुछ लग चुका है उसमें, भागो वहां से। गैसी से, गैसी से, गैस कौन सी गैस? मीथेन गैस। हाँ हाँ, बेसिकली मीथेन गैस की बात करेंगे यहाँ पर। गैसी सिम, तो गैसी सिम आपको अंडरग्राउंड में ही मिलेगा। ओपन कास्ट में है क्या? होता है बट बोल नहीं सकते इसको क्योंकि इसमें मेजर ही नहीं करते हैं। बाहरी एटमॉस्फेयर में हम लोग काम करते हैं, ओपन कास्ट में कितना गैस निकला, कब निकला, क्या ही फर्क पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहता ओपन कास्ट में। ठीक है, बात करेंगे अंडरग्राउंड कहाँ होता है गैसीसियम। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 इन अंडरग्राउंड। पहला बात कर लेते हैं डिग्री 1। डिग्री 1 हम लोग कब बोलेंगे? सबसे अहम बात, हर चीज माइंड बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। माइंस का कोई भी बात करेंगे हम लोग तो माइंड बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। अब ये माइंड बाउंड्री किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो सुन लीजिए। मुझे मेरे दिमाग में आ गया, हो सकता है किसी को माइंड बाउंड्री नहीं और ये कोई लाइव क्लास नहीं कोई पूछ सके, तो जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस में ही कवर हो जाए। तो काफी बार मैंने बोला माइंड बाउंड्री,
तो माइन बाउंड्री होता है क्या, कोई भी ओनर जो है कि माइनिंग करने के लिए एक एरिया लीज पर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीज होल्ड एरिया। अगर मान लेते हैं 15,000 किलोमीटर स्क्वायर लिया हुआ है, लीज लीज इतना एरिया पे वो लीज लिया, ये पूरा का पूरा माइन बाउंड्री हो जाता है। जो लीज होल्ड एरिया होता है उसी को माइन बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो डिग्री 1 का बात करते हैं। lying within the mine boundary of underground mines, not a open cast, it is only in underground mines. Degree 1, degree 2, degree 3 are developed in only underground mines, not open cast mines. Okay, so in which inflammable gas found या not found, if अगर कोई भी माइंस में गैस पाया जाता है या तो फिर नहीं पाया जाता है तो उसको डिग्री 1 में माना जाएगा। अगर पाया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन रेट, तो क्या होना चाहिए इसमें, डज नॉट एक्सीड 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन यहाँ पर क्या है सर, कोल कोल जो प्रोडक्शन हो रहा है पर टन लिख दिए, कुछ नहीं है, बस माइंस में अगर 1 टन कोयला निकालते हैं तो उसमें 1 मीटर क्यूब से अधिक इनफ्लेमेबल गैस नहीं निकलना चाहिए, यानी कि CH4 नहीं निकलना चाहिए। अगर सर 10 टन निकल गया तो कितना होगा, बस इसको भी 10 से गुना कर दीजिए, 10 मीटर क्यूब से कम है तो डिग्री 1 होगा, है ना। इसी तरह से जिस तरह से प्रोडक्शन रेट बढ़ता है उसी तरह से इस गैस को भी बढ़ाया जाता है और इसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर इसको कंसीडर किया जाता है कि डिग्री 1 है कि डिग्री 2। इसीलिए यहाँ पर लिखा है पर टन ऑफ कोल, पर टन यानी कि 1 टन कोयला में कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब। अगर गैस की बात करें जीबीए में, इफ डिटेक्टेड इनफ्लेमेबल गैस इन जीपीए, तो उसमें डज नॉट एक्सीड 0.1% या फिर नहीं है तो फिर भी इसको डिग्री 1 में कंसिडर किया जाएगा। डिग्री 2 में माइन बाउंड्री वाला सेम है। उसके बाद ये रेट ऑफ इमिशन एज पर प्रोडक्शन, उसमें जो है ना डाटा चेंज है, एक्सीड करेगा 1 मीटर क्यूब से, लेकिन 10 मीटर क्यूब से एक्सीड नहीं करेगा, यानी कि 10 क्यूबिक मीटर तक चलेगा। 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा लेकिन 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं। और इसका जो जीबीए है, जीबीए के अकॉर्डिंग अगर गैस माना जाए तो इससे अधिक होना चाहिए, 0.1% से अधिक है तो डिग्री 2 हो जाएगा। डिग्री 3, माइन बाउंड्री के अंदर अंडरग्राउंड माइंस होना चाहिए आपका। उसके बाद इन विच इनफ्लेमेबल गैस फाउंड एट एनी प्लेस, अगर कोई प्लेस में आपका इनफ्लेमेबल गैस पाया जाता है तो प्रोडक्शन के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर से अधिक होना चाहिए, और जीबीए की बात करें तो 0.1% से अधिक होना चाहिए। ये पूरा का पूरा CH4 का बात कर रहे थे हम लोग तीनों में, डिग्री 1, 2 एंड 3। ओनली फॉर CH4, ओनली CH4। और भी गैसेस होती है लेकिन यहाँ सिर्फ CH4 के बेसिस पे ही रेटिंग दिया जाता है, कि डिग्री 1 है कि अदर डिग्री है। डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं कोई होल का और उसका होल का जो गहराई है 3 मीटर से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डीप होल ड्रिलिंग, और उसी को हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। इंक्लाइन, अगर सरफेस यहाँ है, इस तरह से आपका कोई पैसेज है तो उसको इंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, कोई रोड या पैसेज है, अगर आप सही से बनता भी तो नहीं है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपका सरफेस है, यहाँ पर कोई रास्ता ऐसे करके गया है इंक्लाइन, तो उसी को बोलते हैं इंक्लाइन, यानी झुका हुआ रास्ता। इंक्लाइन मतलब झुका हुआ।
शाफ्ट। शाफ्ट बेसिकली होता है क्या है कि एक एसएस है, या तो इंक्लाइन हो सकता है, या तो वर्टिकल हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कहाँ पर होता है। हॉरिजॉन्टल आपको हिली एरिया में दिखेगा, एसएस जो उसका हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है। इंक्लाइन आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर मेटल मेटल माइंस क्या, कोल माइंस में भी रहता है। एक पैसेज रहता है जो कि कहाँ तक पहुंचाता है, आपको मिनरल्स तक पहुंचाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। किधर गया शाफ्ट? इट इज अ वे विच इज कनेक्टेड फ्रॉम सरफेस टू बिलो ग्राउंड वर्किंग फॉर पर्पस ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ मिनरल्स। मिस फायर, आप कोई भी होल अगर ब्लास्ट कर रहे हैं, इसमें एक्सप्लोसिव दे दिए हैं और उसको जो है कि ब्लास्ट करते हैं, वो ब्लास्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ब्लास्ट नहीं होता है। वो जो है एक्सप्लोसिव ब्लास्ट नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिस फायर। अब जो फायरिंग किए वो मिस हो गया। सॉकेट, ये तो मिस हो गया था। अब मान चलते हैं कि आपका जो है ब्लास्टिंग हो चुका है, बारूद भी आपका फट गया है, एक्सप्लोसिव भी फट गया है, होल भी टूटा है, लेकिन सॉकेट उत्पन्न हो जाता है। सॉकेट उत्पन्न का क्या मतलब है कि इतना बड़ा, थोड़ा और बेटर बताते हैं। 3 होल है, ठीक है। ये तीनों के तीनों यहाँ पर समझिएगा इसी होल से कनेक्टेड है। मिस फायर तो हो गया। एन एक्सप्लोसिव इज फेल टू एक्सप्लोड आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई। छोड़ो नहीं यार, अब कलर चेंज नहीं करते, दुश्मनी हो जाता है कभी कभी, जब रिकॉर्डिंग करते तभी होता है इस। तो 3 होल है, मान लेते हैं ये होल इतना गहरा है, दूसरा होल भी इतना गहरा है, तीसरा होल भी इतना गहरा है, ठीक है। 3 होल किए, इसमें अब हम लोग एक्सप्लोसिव डाल देते हैं। मिस फायर भी यहाँ पर हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए। मिस फायर से शुरू करते हैं। तो 3 होल है, 2 होल हमारा फट गया, 2 होल क्या है, ब्लास्ट हो गया पूरी तरह से, तीसरा होल में ब्लास्ट नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे मिस फायर। करंट तो तीनों में गया लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ एक होल, तो हमको क्या बोलेंगे, उस होल में मिस फायर हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉकेट। तीनों होल ब्लास्ट हुआ, ये पूरी तरह से टूट गया। एक होल जो होता है क्या इतना ही तोड़ता है? नहीं, इसका रेंज इतना तक होता है। आप जितना एक्सप्लोसिव डालेंगे उसका रेंज बढ़ता जाएगा। अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोसिव यूज कर रहे तो यहाँ रेंज हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, या तो यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं बीचों बीच एक्सप्लोसिव ब्लास्ट का, ये इतना एरिया ले रहा है, इतना ले, ये होल इतना उड़ा दिया, ये होल इतना उड़ा रहा है, ये होल इतना उड़ा रहा है, ठीक है। इतना होल उड़ा रहा है। अब इसमें क्या है, कैपेसिटी जो था इतना इतना उड़ने का, लेकिन क्या किया है, ये दोनों होल तो आपका ठीक काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो कि इतना उड़ना चाहिए था, इतना एरिया ना उड़ के इतना एरिया बच गया है, ये एरिया जो है बच गया। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉकेट, ठीक है। अब ब्लाउन आउट शॉट, ब्लाउन आउट शॉट से पहले कट ऑफ बोल देते हैं क्योंकि यहीं पर हो जाएगा। कट ऑफ, कट ऑफ क्या करता है, अभी मैंने क्या बताया, ये जो है 3 होल, ये होल को आप काट देते हैं, इसमें बहुत गिदर बिदर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब ये 2 होल लेते हैं,
हटा ही देते पूरा। कट ऑफ बात करते हैं। एक होल यहाँ है, दो ही होल लेंगे इस पर, दो होल यहाँ है, तो इसका जो रेंज यहाँ तक था। ये होल इतना उड़ा सकता है, इतना उड़ा सकता है, इतना एरिया, और ये होल का एरिया इतना है, इतना तक इसका कैपेसिटी है उड़ाने का, है ना। अब कट ऑफ जो है कि क्या होगा इसमें, इतना तो कैपेसिटी था, लेकिन वो क्या क्या अपना औकात से बाहर जाके कैपेसिटी बढ़ा लिया और इतना उड़ा दिया। कलर चेंज होता ना। हाँ हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका जो कैपेसिटी था इतना था, कितना था, इतना था, लेकिन औकात से बाहर जाके इसको एक्सटेंड करके यहां तक उड़ा दिया। जो एक्स्ट्रा उड़ा ना, इसको बोलते हैं कट ऑफ। इट इज एन एक्स्ट्रा कट ऑफ होल, जिसके कारण जो है ना, ये इसमें जो एक्सप्लोसिव हम लोग भरे हैं ना, ये क्या करेगा, अपना ताकत दिखाएगा। अपना ताकत दिखाएगा तो इसका जो है तोड़ने का कैपेसिटी यहाँ तक था, जो कि पहले ये तोड़ चुका है, जो कि हम लोग डिले ब्लास्टिंग यूज करते हैं अंडरग्राउंड में। तो पहले सीरीज बाय सीरीज टूटा, ये टूटा, ये टूटा, तो ये इतना तोड़ चुका, अभी अपना ताकत इधर दिखाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि कभी कभी एक्सप्लोसिव्स का जो रेंज है बाहर हो जाता है, इससे काफी खतरे होते हैं, एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ जाता है। तो कट ऑफ इसमें क्लियर होता है, सॉकेट क्लियर होता है। अब ब्लाउन आउट शॉट, ब्लाउन आउट शॉट जो आप एक्सप्लोसिव इसमें भर रहे हैं, वो होल में ना ब्लास्ट होकर स्टेमिंग तोड़कर बाहर जाके ब्लास्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं ब्लाउन आउट शॉट, बाहर में ब्लास्ट होना। ये सब क्रिएट होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं जो कि आगे के रेगुलेशन में दिया गया है, इसको अच्छे से देखेंगे रीजन क्या है भाई इसका। तो उम्मीद है ये आपका तीनों का तीनों चारों का चारों अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। अगर नहीं समझा पाया हूँ अच्छे से, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ कमेंट। मैं अगले लेक्चर में पहले इसी सब को अच्छे से बताऊंगा, फिर देन आगे का प्रोसेस आने के आगे देखूंगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर अच्छे से नहीं बताया जाए, बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा, बच्चे की तरह बताया जाए। बस एक बार कमेंट करके देखिएगा, है ना। मेरा मकसद यही है कि आप लोग को समझ में आए, तभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं बट मिल जाएंगे, बिल्कुल यही सब मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं। यही बुक है तो क्या देगा वो, घर से ला के थोड़े कोई कुछ देता है। ठीक है। तो रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी इसको बोलते हैं, कोई भी बंदा अगर माइंस में इंजरी होता है और अपने काम में 72 घंटा या उससे ज़्यादा के लिए एब्सेंट रहता है, तो उसको रिपोर्टेबल इंजरी बोलते हैं। ठीक है। माइन इंजरी किसको बोलते हैं, कोई बंदा माइंस में अगर इंजर हुआ है, वो अपना काम पर वापस नहीं आ पा रहा है, कितने घंटे के लिए, मोर देन 24 घंटा, लेकिन लेस देन 72 घंटा, यानी 24 घंटा से ऊपर और 72 घंटा से नीचे, उतना समय के लिए बंदा अगर एब्सेंट रहता है अपने काम के लिए, तो उसको माइनर इंजरी कहते हैं। अच्छा, सीरियस बॉडी इंजरी, इसमें क्या होता है, सीरियस में कोई बंदा का परमानेंट लॉस हो जाता है, हो सकता है उसका हाथ कट गया, उसका उंगली कट गया, उसका आंख में डैमेज हो गया परमानेंटली, जो कि ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। तो परमानेंट लॉस ऑफ लाइफ, यानी मर भी सकता है इसमें, उस सब अगर कुछ होते हैं तो उसको बोलते हैं सीरियस बॉडी इंजरी। ग्राम रेशियो हो गया था गैस, गैस को बस इंक्लूड किया गया डिफिनेशन में, फ्यूम्स या वेपर गैस में इंक्लूड है। ठीक है। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड एक, यह एक समय है जो कि माइंस, जब हम लोग कोई भी माइंस शुरू करते हैं, माइंस अगर मान लो स्टार्ट हुआ है, तो क्या प्रोडक्शन तुरंत होता है?
नहीं होता है, क्योंकि शाफ्ट बनाना पड़ता है। शाफ्ट बनाने के लिए ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, बहुत सारा एक्सकेवेशन करना पड़ता है, सपोर्टिंग सिस्टम लगाया जाता है, केज लगाया जाता है, बहुत कुछ काम होता है। तो इसका जो एक टाइम पीरियड को गेस्टेशन पीरियड करते हैं, बोलते हैं, जो कि स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या होता है, इसको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। तो गेस्टेशन पीरियड एक पीरियड है जो कि एक इंटरवल होता है, एक टाइम इंटरवल होता है किसके बीच में, जब आप माइंस स्टार्ट किए हैं और जब माइंस स्टार्ट होने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, इस बीच में जो भी समय लगा उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, माइंस स्टार्ट हो रहा है आपका, लेकिन प्रोडक्शन कब होता है, कुछ सालों के बाद होता है। जो भी साल यहाँ पर आपके लगे उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ओह, ये फिगर तो पता ना भूल गया। तो ये शाफ्ट है, ये पूरा का पूरा को शाफ्ट बोलते हैं। अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है, ऊपरी भाग था जो कि कुछ अरेंजमेंट लगाए हुए हैं, पुली लगा हुआ है, रोप लगा हुआ है। ये ये रोप है, ये पुली है, ये पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेड गियर। अंदर से कुआं की तरह दिखता है। आपको इंसेक्ट के बारे में बता रहे थे ना, इंसेक्ट यहीं पर कहीं बनेगा बीचों बीच। एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ से केज से आके बंदा यहाँ पर रहेगा, उसको कुछ काम के लिए रखा जा सकता है। लोअरिंग, रेजिंग, इसमें कुछ सिग्नलिंग का यूज होता है जो कि घंटे होता है, 1 रेप, 2 रेप, 3 रेप, स्टॉप, लोअरिंग और रेजिंग को बताता है। ये भी हो गया था, ये भी हो गया। आने की आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दे। अगर वीडियो में आपको कोई कमी महसूस हुआ होगा, क्या कमी महसूस हो सकता है, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या तो वीडियो आपको अच्छा से नहीं दिख रहा है, या तो मैं अच्छे से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मुझे बिल्कुल बहुत खुशी होगी, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और कीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा कोई भी टॉपिक को समझने में यहाँ पे, तो आप उसको भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पहले उसी को निपटाएंगे, फिर आगे देखेंगे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।